और अपना कसूर है जब हम कहते हैं कि हम ओनली हेयर इन काबुल फॉर ए कप ऑफ टी और हम खोल देते हैं अपने पूरे बॉर्डर्स वो भागे हुए क्रिमिनल्स के लिए जो टीटीपी थी, और उधर से हम हार्डन क्रिमिनल्स को जेलों से छोड़ देते हैं, तो वो दोबारा जो है टेररिज्म रिस्ट्रक्ट हुआ है, हमें मानना पड़ेगा। उसके लिए ये हुकूमत मियां शवाशी साहब की क़यादत पे बिल्कुल कमिटेड है, बड़ी क्लियर विजन है कि हमने इसको ख़त्म करना है पाकिस्तान में इंशाअल्लाह। उसके लिए जो एक्शन होंगे, जो हमें कुछ करना पड़ेगा वो हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीना फारूक शेख। बात करेंगे पाक अफगान ताल्लुकात के ऊपर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब ने एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है। उनके मुताबिक माजी में काबुल जाकर चाय पीने और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने की पॉलिसी ने पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुँचाया है। इसके ऊपर अपने तजियाकारों की राय जानेंगे, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान से होने वाली जो दहशतगर्दी है वो अभी भी प्रेवलेंट है और हमें शिकायत हैं। इसके लिए पाकिस्तान ने मुख्तलिफ फोरम्स पर ये मामला उठाया भी है, अफ़गानिस्तान से भी गाहे गाहे इसके ऊपर बात करता रहता है। लेकिन पॉलिसी है क्या? इसहाक डार साहब जो बात कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त है और उसी के आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं? सब कुछ जानते हैं। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए आसिफ रशीद चौधरी साहब, मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद, इस्लामाबाद से फ़खर दुरानी साहब और वीडियो लिंक के थ्रू उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर साहब, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहते हैं, क्या समझते हैं ये बात इस वक्त वज़ीर ख़ारजा क्यों कर रहे हैं और इसकी अहमियत कितनी है और क्या ये दुरुस्त बात है? जो इसहाक डार साहब हैं वो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और वज़ीर ख़ारजा भी हैं। ये इस तरह का जो बयान उन्होंने दिया है उनको पस मंज़र का भी शायद इल्म होगा, लेकिन इसका पस मंज़र अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जब ये तालिबान ने टेक ओवर किया था काबुल का, तो उस टाइम पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान की पार्लिमानी कमेटी नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी थी, इजलास बुलाया गया था और उसमें फ़ैसला किया गया था तालिबान के साथ क्या किस तरह से बातचीत आगे बढ़नी है, और उसके साथ साथ जो टीटीपी के हवाले से भी और पूरी मुकम्मल एक हिकमत अमली के लिए जो पार्लिमान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था, उस टाइम की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो मुकम्मल तौर के ऊपर ऑन बोर्ड थी। ये इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुआ था और उसके बाद ही ये रियासत की तरफ से ये फ़ैसला किया गया था पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात के बाद ही कि ये इंगेज किया जाएगा, इनके साथ बातचीत और मुज़ाकरात की जाएगी। तो ये एक रियासती पॉलिसी थी और उसमें तमाम सियासी जमातें भी ऑन बोर्ड थी। मुझे नहीं मालूम कि ये जो इसहाक डार साहब ने जो चाय की प्याली वाला एक वो दिया है ये किस उसमें तनाजुर में दिया है। बहरहाल इसका जो पस मंज़र था यही था कि सब जो इसमें स्टेक होल्डर्स थे ऑन बोर्ड थे और उसके बाद ही ये फ़ैसला किया गया था और वहाँ पे चाय की प्याली जो पी गई या बातचीत और मुज़ाकरात किए गए थे। दूसरी बात यह है कि जो अभी मौजूदा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से देखा जाए, पाकिस्तान का इस टाइम जो है ऐलान किया गया है कि फुल जो है वहाँ पे सफ़ीर तैनात किया जाएगा। जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान का उस टाइम भी जो फुल सफ़ीर थे जो मंसूर अली ख़ान साहब थे वो तैनात थे पाकिस्तान की तरफ से। अभी भी अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ ममालिक ने वहाँ पे फुल सफ़ीर तैनात किए हैं। वो उसमें उज़्बेकिस्तान हो, उसमें यूएई हो, उसमें चीन हो, उसमें तुर्की हो, ये इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान के भी ये तमाम तर जो है इम्पॉर्टेंट एलाइज़ हैं। और अफ़गानिस्तान में फुल सफ़ीर का मतलब ये है कि इस टाइम ताल्लुकात ये ममालिक बेहतर जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ रखना चाहते हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं और उस तनाजुर में ये जो इसहाक डार साहब का बयान आया है उसको समझना ज़रूरी है। अब से आज यानी आज से या चंद दिन पहले से अगर पहले देखा जाए तो कुछ रिलेटिवली पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात कम हुए थे जब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब और उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी चीन गए थे और वहाँ पे एक ट्राईलेटरल मीटिंग हुई थी और चीन की तरफ से ही इसरार किया गया था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करे और चीन के ही कहने के ऊपर ये पाकिस्तान ने दोबारा से फुल सफ़ीर भी तैनात करने का फ़ैसला किया और बातचीत का दोबारा से आगाज़ हुआ और ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आना शुरू हुई। लेकिन अब जो ये बयान आया है स्टेशन को शो कर रहा है, ख़ासतौर के ऊपर जो अभी रिसेंटली दो वाक़यात हुए, एक जो कल हुआ वज़ीरिस्तान में और उससे पहले एक जो 28 जून को हुआ था जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक किया गया था, जिसमें गुल बहादुर ग्रुप की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम की गई थी। तो पाकिस्तान कंटिन्यूसली अफ़गानिस्तान से यही मुतालबा करता है कि जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन है उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़
इस्तेमाल होने से रोका जाए, ख़ास तौर के ऊपर फितनतुल जो ख़वारिज हैं या फिर उसके साथ साथ जो फितनतुल हिंदुस्तान है, ये दोनों ग्रुप्स अगर ये अफ़गानिस्तान की सरज़मीन और अफ़गानिस्तान के सॉइल इस्तेमाल करते हैं तो उनको रोका जाए। ये पाकिस्तान की तरफ से जो बार बार मुतालबे के बाद भी अगर पाकिस्तान के अंदर ये दहशत गर्दी हो रही है तो उसका मतलब यही है कि ये जो आज इसहाक डार साहब का बयान आया है ये उसी फ्रस्ट्रेशन का ही शाखसाना है। सवाल ये है कि क्या अब ये ताल्लुकात दोबारा बेहतर होंगे और पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात की बेहतरी को मज़ीद आगे लाएगा, क्योंकि इसमें चाइना भी यही चाहता है कि दोनों ममालिक जो है वो बेहतरीन ताल्लुकात जो अभी रिसेंटली हुआ था डेवलपमेंट के CPEC जो है वो शायद एक्सटेंड किया जाएगा अफ़गानिस्तान तक, तो चीन के वहाँ पे इंटरेस्ट हैं। उसको देखते हुए ये तालिबान के ऊपर अब मुनहसर करता है, जो तालिबान की हुकूमत है, कि वो पाकिस्तान के ये जो जितने भी मुस्बत वो किए गए हैं, इक़दामात उठाए गए हैं, उसको कैसे रेसिप्रोकेट करता है। अगर ये फिर भी दहशत गर्दी के वाक़यात जारी रहे तो फिर मुझे लगता है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात दोबारा से ये ख़राब हो सकते हैं। और ये जो हालिया बयान है ये उसी की तरफ शाखसाना नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के जो वाक़यात बढ़ रहे हैं उसकी वजह से कुछ जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। और फ़खर, बिल्कुल मुख्तसरन ये बताइएगा कि आप ये समझते हैं कि लीनियंसी की पॉलिसी की बजाय एक सख्त अप्रोच अगर हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, जिस तरफ इसहाक डार इशारा भी कर रहे हैं अपने बयान में? देखें, इसमें अफ़गानिस्तान की तरफ से बारहा हमेशा जब भी बायलैटरल जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें अफ़गानिस्तान की तरफ से एक शिकायत की जाती है कि पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सिक्योरिटी प्रिज्म की उसमें नज़र से ये देखता है अफ़गानिस्तान को कि जो दहशत गर्दी के हवाले से सिर्फ वो बातचीत की जाती है, जबकि अफ़गानिस्तान के अपने भी कुछ मसाइल हैं। उसके साथ साथ जो अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान से वो ये चाहता है रेसिप्रोकेट करना, वीज़ा के हवाले से रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कम की जाएँ, तिजारत के हवाले से कम की जाएँ। ये दो तरफ़ा जब पाकिस्तान उनको अलाउ करेगा तो शायद इस टाइम जो अफ़गान तालिबान हैं उनकी तरफ से कुछ मजबूरियाँ जो बताई गई थी वो यही थी कि ये इस तरह उनके खिलाफ स्ट्रेट अवे जो कार्रवाई करना उनके लिए मुश्किल है और मुमकिन नहीं है इतना ज़्यादा, हमें कुछ टाइम दिया जाए। बारहा जब भी पाकिस्तान ये शिकायत करता है तो वो बार बार टाइम मांगा जाता है, लेकिन अब जो है ये मज़ीद शायद पाकिस्तान इसके हवाले से बज़ाहिर यही लगता है कि मज़ीद टाइम नहीं देगा, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाइयां दहशतगर्दी की बढ़ती जा रही हैं। कॉन्फ्रेंस भी हुई, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर भी दहशतगर्दी का मसला उठाया गया। चीमा साहब, फिर ये आ जाना इसहाक डार साहब का बयान, उसमें ख़ास तौर पर उनका उस पॉलिसी की तरफ इशारा करना जो कुछ अरसा पहले थी, और ख़ासकर वो फैज़ हमीद साहब के चाय के कप की तरफ इशारा करना। आप ये कड़ियाँ कैसे जोड़ रहे हैं? ये क्या बताता है, इसका क्या मतलब है? देखें, एक तो वैसे भी हमारा एक कल्चर है कि जो गवर्नमेंट चली जाती है हमें ये बताया जाता है कि वो सारे काम गलत कर रहे थे और हम सारे काम ठीक कर रहे हैं। जब तक कोई नई गवर्नमेंट नहीं आती तो तब तक यही लगेगा कि इनकी पॉलिसीज़ दुरुस्त हैं। मेरा ख्याल है कि वो जो उस टाइम की थी उसमें जनरल फैज़ पर हमें बहुत सारे एतराज़ हो सकते हैं, जनरल बाजवा के हवाले से बहुत से एतराज़ हो सकते हैं, लेकिन कोई पॉलिसी उनकी इतनी ख़राब नहीं थी, बड़ी अच्छी पॉलिसी थी। और दूसरी बात यह है कि वो उसको जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी है उसमें लाकर प्रेजेंट किया गया था, उधर सब लोगों ने अपनी राय दी थी, फीडबैक दिया था, कोई वो बुरी पॉलिसी नहीं थी। हम एक बात को नहीं समझते कि जो मिलिटेंट्स एक दफ़ा पैदा हो जाते हैं, यानी कि वो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, तो उनको रिहेबिलिटेट करना, किसी तरह उनको डिसआर्म करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वो जो पॉलिसीज़ थी वो इस तरह के इश्यूज़ को कैटर करती थी और उसमें कुछ लोगों को इधर पाकिस्तान में सेटल करना, कुछ लोग ऐसे कि जिनके क्राइम को बहुत ज़्यादा नहीं है उनको उनकी जो ट्राइब्स हैं उनके सुपुर्द करना कि वो उनकी ज़िम्मेदारी लें, और जो दरमियाने दर्जे के हैं उनको किसी जेल में को 5 या 10 साल रखना, और जो एक्सट्रीम किस्म के हैं उनके बारे में ये था कि इनको उधर अफ़गानिस्तान में कहीं इनकी को आबादकारी कीजिए। तो ये कोई बुरा आइडिया नहीं था, यानी कि आप ये है ना कि वो चले गए हैं तो हम जो है सारा दिन इसी तरह लगे रहते हैं। और फिर ये है कि ये हमारा को आज का इशू नहीं है, 1980 से चल रहा है, किसी ना किसी शक्ल में चल रहा है। ये सारे स्मार्ट लोग, इंटेलिजेंट लोग जो हैं ये पहले रह कर भी गए हैं, तो कोई ऐसा कोई तब्दीली को बहुत बड़ी नहीं आई। अच्छा, एक तो ये है इसको तरीका देखने का। दूसरा ये है कि ओवरऑल अभी भी जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट आता है या कोई झड़पें होती हैं उनका एक डेफिनेटली इम्पेक्ट ज़्यादा आता है, लेकिन जो एक उनके साथ एक डिप्लोमेसी है, जो एक उनको इंगेज करने की पॉलिसी है, वो मौजूदा गवर्नमेंट की ठीक है।
वो इसहाक डार साहब की भी ठीक है, इनके जो स्पेशल एनवाय हैं सादिक साहब, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और वो चूंकि पहले चाइना भी रह चुके हैं, अफगानिस्तान के बारे में भी उन्हें एक अबूर हासिल है, पहले भी वो इस पोजीशन पर काम कर चुके हैं, सेक्रेटरी खारजा के तौर पे काम कर चुके हैं। तो जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी लगती है वो ये है कि इसमें ज़रा कैरेट एंड स्टिक दोनों चला रहे हैं, कि जिसमें हम उनको ये भी रियलाइज़ कराते हैं कि आप जो है यानी कि आपने हमारा प्यार देखा हुआ है, गुस्सा नहीं देखा, तो दरमियान में को गुस्सा भी दिखाते हैं ताकि उनको इस बात का एहसास हो। तो मेरे ख्याल चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ऑब्वियसली जो इतना एक लंबा इतना पुराना इशू होता है वो इतनी जल्दी हल नहीं होता। और दूसरा, अगर आपने अफगानिस्तान को समझना है तो आप इसको इस तरह से देख लें कि जो अमेरिका के हमारे बारे में शुकूक व शुबहात होते थे कि जी ये जो तालिबान को कंट्रोल नहीं कर रहे, हर चीज़ इनके कंट्रोल में है, बल्कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है बड़ी एक ओवर एग्जिजरेटेड पोजीशन थी। पाकिस्तान की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हर बंदा उनके कंट्रोल में है, तालिबान उनके कंट्रोल में है, लेकिन अमेरिका वाले ये समझते थे, या कम से कम ये था कि जिधर उन्हें कोई नाकामी होती थी, कोई उन्हें कुछ सुबकी होती थी, तो वो गुस्सा पाकिस्तान पे निकाल देते थे कि ये जो है ना, ये असल में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो हमने अभी तक उनको टैकल कर लेना था। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज ज़रूर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इंगेज रखना चाहिए, तालिबान को भी इंगेज रखना चाहिए। तालिबान जो है उनको अपने भी चैलेंजेस हैं, उनको जो दाइश का एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो थोड़ा सा मॉडरेट होने की कोशिश करें तो उधर एक एक्सट्रीम पार्टी जो है वो दाइश बन जाती है। ये लोग जो हैं ये उधर की तरफ जाते हैं, तो लिहाजा ये उनको भी एक जरा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो वो कोई ऐसे ये नहीं है कि बड़े को वो परफेक्ट किस्म के उनके अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल है कि उस लेवल पर भी कोशिश हो रही है, और पाकिस्तान भी। ऑल्सो फिर डार साहब के बयान से मुतालिक आपको ये लगता है कि वो ज़रा पॉलिटिकल इस मामले के अंदर हो रहे हैं, हालांकि जिस वक्त ये फैसला किया गया है उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की इसमें आपके मुताबिक राय शामिल थी। मज़हर अब्बास साहब, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, हमारे चाहे वज़ीर ख़ारजा हों या वज़ीर दिफ़ा हों, जब हम ख़ारजा पॉलिसी पे या सिक्योरिटी मामलात पे बात करें तो एक पूरा मुकम्मल पॉलिसी स्टेटमेंट होना चाहिए। जब हम इस तरह पार्टिंग रेफरेंस में जिसमें कहीं ना कहीं आपका पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो, वो कभी भी फॉरेन मिनिस्टर को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़बान से निकला हुआ एक लफ्ज़ भी, एक रिमार्क्स भी, वो इंटरनेशनली किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिए जाते हैं। अब पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, और वो आज तक है प्रॉब्लम, वो ये कि पाकिस्तान में ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जिनको फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, बल्कि अनफॉर्चुनेटली, जिनको आपकी आबादी की हिमायत हासिल होती है। और यही पूरे अगर हम देखें अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो हमें ये चीज़ नज़र आती है। उसमें खौफ का एलिमेंट भी होता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई हमदर्दी का एलिमेंट भी होता है, उसमें वो अपना नैरेटिव इस तरह बिल्ड करते हैं। जैसे एक ज़माने में हमने सवात में देखा कि मौलवी फ़ज़लुल्लाह का रेडियो जो है वो इतना पॉपुलर था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी उसमें। ये जो चीज़ें हैं ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज रहा है दहशतगर्दी के हवाले से। अब तालिबान आप हमारी अपनी क्रिएशन है, यानी क्या हम ये भूल जाते हैं कि तालिबान हमने क्रिएट किए थे? जब हम ये चीज़ें क्रिएट करते हैं उस वक्त हम ये अंदाज़ा नहीं करते कि इसके फॉल आउट्स क्या हो सकते हैं। और यही चीज़ हुई, हमने अफ़गान जंग लड़ी, अफ़गान मुजाहिदीन वो दिए, आज वो तालिबान की शक्ल में हमें नज़र आते हैं, कभी किसी और ग्रुप की शक्ल में नज़र आते हैं। तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई। हमारी कोई 3 मेजर अफ़गान पॉलिसीज़ रही हैं। एक रही है जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में थे, फिर 9/11 के बाद हमें एक अफ़गान पॉलिसी बिल्कुल उसकी रिवर्स नज़र आई। उसके नतीजे में सारे वो अल-कायदा, तालिबान, उनके सरकर्दा लीडर पाकिस्तान में आ गए। हम उन्हें नहीं पकड़ा तो हमने उनको हैंड ओवर कर दिया, चाहे वो खालिद शेख मोहम्मद हों, चाहे वो रमज़ी बिन अल-शीबा हों, चाहे फिर अल्टीमेटली उसामा बिन लादन। इन सारी चीज़ों से पाकिस्तान एक इनसिक्योर स्टेट बनता चला गया उसमें। अब आपको वो चैलेंज का सामना है, आपको सिर्फ दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ाई का चैलेंज नहीं है, उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैलेंज इंतहा पसंदी का है। वो इंतहा पसंदी जो डीप रूटेड हो गई है, और हर जगह बलूचिस्तान का एक बिल्कुल दूसरा कॉन्टेक्स्ट है, केपी का एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट है। आप कराची का केस उठा लें, कराची में आप देखेंगे सिचुएशंस 2013 के बाद हमें सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें फैज़ अमीद ने जाके चाय पी ली तो हम तो उन्हें खाना खिलाते रहें, हमने वहाँ जाके चाय पी ली। ये बयान दे के आप अपनी गवर्नमेंट को कहीं बेल आउट तो करने की कोशिश कर रहे हैं।
विदाउट रियलाइजिंग यू आर अ फॉरेन मिनिस्टर एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अफगान पॉलिसी। अफगान पॉलिसी सिर्फ एक चाय के कप का नाम नहीं होता। जब आप अफगान पॉलिसी भी बात करते हैं तो फिर इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट, और जब आप लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी विद इन पाकिस्तान। तो हम जब ये इस तरह के हमारे फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर जब इस तरह की बात करें तो खुदा के लिए एहतियात किया करें, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं किया करें, ओवरऑल बताएं पाकिस्तान की आज अफगान पॉलिसी क्या है। ये तालिबान जो आए टेक ओवर किया उन्होंने, उससे पहले हमारी पॉलिसी क्या थी? हम चाहते थे कि अफगान तालिबान टेक ओवर करें, इसलिए कि हम समझते थे कि पिछली गवर्नमेंट जो है हॉस्टाइल है, हम समझते थे कि वहाँ इंडियन इन्फ्लुएंस। आज वो गवर्नमेंट आ गई है तो हम उसके साथ भी हॉस्टाइल हो गए, वो हमारे साथ हॉस्टाइल हो गई है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहाँ लाया करती है, कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज़ में कन्फ्यूजन नज़र आता है, उस कन्फ्यूजन को दूर करने की ज़रूरत है। ये इंटरेस्टिंग आपका पॉइंट है। आसिफ, ये कहिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बिटर स्वीट ताल्लुकात रहे हैं, अभी हाल ही में थोड़ा सा ब्रेक थ्रू हुआ, जैसे फ़खर ने भी मेंशन किया, चाइना की जो ट्रायलैटरल कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद। इस वक्त इसहाक डार साहब का ये बयान, इससे क्या सिग्निफाई होता है? क्या वापस कुछ सख्ती होने वाली है? क्या वापस हम कोई शिफ्ट देख सकेंगे पॉलिसी के अंदर? बुनियादी सवाल का तो आप जवाब देंगे ही, इसके साथ ये भी थोड़ा सा हमें समझाइएगा। बहुत शुक्रिया। देखें, इसहाक डार साहब ने जो बयान दिया है वो कोई ऐसा गलत बयान नहीं है, और हमारे पास अदाद-ओ-शुमार हैं, फिगर्स हैं, वाक़यात हैं जो चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि माजी में जो पॉलिसी इख्तियार की गई दोनों मौके पे, जब हम अमेरिका के लिए फ्रंट लाइन स्टेट बनते रहे, चाहे वो रशिया के ख़िलाफ़ यहाँ अफ़गानिस्तान की जंग थी या फिर तालिबान के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन स्टेट का रोल था हमारा, जब भी ये जंग वाइंड अप होने लगी हमने अपने मुल्की मफादात का उस तरह से दिफा नहीं किया जिस तरह से हमें करना चाहिए था। और इस दफ़ा जो पॉलिसी में जो नरमी थी, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि किसी पार्लिमान ने यह अलाउ किया था कि दहशतगर्दों को आने दिया जाए। मैं पार्लियामेंट कवर करता हूँ, पार्लियामेंट से ऐसी कोई चीज़ पास नहीं हुई, पार्लियामेंट ने ऐसी किसी बात की मंजूरी नहीं दी। ये फ़ैसले जो थे ये उस वक्त की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के थे जनरल बाजवा साहब की सरबराही में, और ये फ़ैसले जो हैं उनका आज हम अपने खून से उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। हमारे डेली हमारे अफसर, हमारे जवान शहीद होते हैं। पाकिस्तान में पिछले सिर्फ एक साल में 45% दहशतगर्दी बढ़ी है, ठीक है। 1099 तकरीबन 1100 दहशतगर्दी के हमले हुए हैं। ये पार्लियामेंट की किसी करारदाद की रोशनी में नहीं हुए। सर, पार्लियामेंट की करारदाद नहीं, लेकिन एक इजलास हुआ था जिसके अंदर अस्करी सिविल क़यादत सारी की सारी बैठी थी और उन्होंने इसके ऊपर गौर किया था। आपको याद होगा, आपने ही कवर किया था वो बंद कमरा इजलास। तो पार्लियामेंट ने तो कभी नहीं कहा ना कि आप 6000 दहशतगर्दों को अलाउ करें वापस पाकिस्तान आना, जिन्हें हमने अपने जवानों का खून दे के निकाला था एक मरतबा। पाकिस्तान को अपने मफाद के मुताबिक फैसला करना चाहिए था। जब इन लोगों को अलाउ किया गया तो जो दहशतगर्द हैं वो आके सब्जी तो नहीं उगाएंगे, वो आके वही कुछ कर रहे हैं और दोबारा से खून की तारीख रकम कर रहे हैं। पिछले साल तो हमें अफगानिस्तान के अंदर जाके इनको मारना पड़ा दिसंबर के अंदर। मैं समझता हूँ पॉलिसी सख्त मज़ीद नहीं होगी, पॉलिसी सख्त हो चुकी है। और आप देखें कि पहली दफ़ा पाकिस्तान ने, किसी भी आर्मी चीफ ने पहली दफ़ा ये काम किया कि उसने कहा और ये किया कि मैं फिर आपको आके अंदर मारूंगा अगर आप हमारे बॉर्डर के ऊपर अटैक करेंगे। डेली वहाँ से हमारी चौकियों के ऊपर अटैक हो रहे हैं डेली बेसिस पे, और उसके बाद फिर कमी भी आई है। आप देखें कि उसके बाद कमी आई है। आपने जो बॉर्डर बंद किया, आपकी स्मगलिंग में देख लें कितनी कमी आई। आप पिंडी बाड़े कोई बंदा चला जाए, अपने अपने शहर के बाड़े में चला जाएं, देख लें कि बॉर्डर पार से जो चीज़ें वाफर दस्तियाब होती थी क्या आप मिलती हैं। तो पॉलिसी में चेंज आया, लेकिन क्योंकि ये सोशो इकनॉमिक मसला भी है, वहाँ पे जो लोकल लोग बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं उनकी एक लाइफ लाइन भी थी, उसके लिए अल्टरनेट सॉल्यूशंस के ऊपर दोनों मुल्कों को जाना होगा। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अफ़गान हुकूमत जो है उसकी इस बात को तो माना जा सकता है कि पूरे अफ़गानिस्तान पे उनकी उस तरह से अमलदारी नहीं है और मुश्किल तरीन इलाका है अफ़गानिस्तान का, और उस पर अमेरिका के होते हुए भी वहाँ पर तालिबान अपनी पॉकेट्स के अंदर मौजूद रहते थे। और अभी जो सिटिंग हुकूमत है वो भी अगर ये उज़र देती है तो इसको एक
एक फैक्चुअल उज़र किसी हद तक हम मान सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कि सरकर्दा लोगों के खिलाफ ठोस इकदाम लिए जाएं तो उसमें हमें लैकिंग नज़र आती है अफगान हुकूमत की जानिब से। अब हम उसको चाहे उनके लिए सिंपथी समझें या उनकी जो है वो रिट नहीं है, लेकिन उसका अल्टीमेटली नुकसान जो होता है वो पाकिस्तान को होता है। अब हमने जो विद इन दी कंट्री हमने जो मेन दहशतगर्दों में से 171 बड़े लोगों को हमने मारा है और उसमें एक हमने कीमत भी दी है, हमारे जवानों ने एक कीमत दी है। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि इसहाक डार साहब का ये बयान बिल्कुल फैक्चुअली बिल्कुल करेक्ट है कि माजी में सिर्फ चाय पीने की बात नहीं है। चाय पीना एक सिंबॉलिक एक चीज़ थी, उससे कोई आपकी पॉलिसी में चेंज नहीं आया, लेकिन उससे आपने ओन किया कि जो कुछ हो रहा है ये हमारे कंसेंट से हो रहा है, हम इसको ओन कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो हमारी मंशा के तहत हो रहा है और हम बड़े कंफर्टेबल हैं। लेकिन आप देखें कि जब अमेरिका यहाँ से निकला तो हमने उनके साथ, तालिबान के साथ वो चीज़ें तय नहीं की जो पाकिस्तानी मफाद को सेफ गार्ड करती। फिर जो सबसे जो क्रिटिसिज्म वाली चीज़ है कि आपने बॉर्डर को जब सॉफ्ट किया और वही दहशतगर्द जिनको आपने जाने दे के, खून दे के यहाँ से निकाला था, लड़ के उन्हें मार के यहाँ से निकाला था, वो दोबारा आ गए। और अब सूरत हाल ये है दोबारा कि आपके जो KPK के जुनूबी अजला हैं वहाँ पे वो पैरेलल हुकूमत बना के बैठे हुए हैं, अपने दफातर खोल के बैठे हुए हैं, भत्ते लेते हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात की फैमिलीज़ को अगवा करने की कोशिश करते हैं, फ़ौज के ऊपर अटैक करते हैं, चौकियों के ऊपर अटैक करते हैं। और हम भी अब उनको उसका उसी ताकत के साथ जवाब दे रहे हैं। लेकिन इसका कोई ना कोई ज़िम्मेदार है और वो ज़िम्मेदार वो लोग थे जिन्होंने उस वक्त इन लोगों को, जिनका काम सिर्फ टेररिज्म करना है, जो आज भी दुश्मन की हाथों में खेल के पाकिस्तान के अंदर ये खून का खेल खेल रहे हैं, इन लोगों को लाने के जो जिम्मेदार हैं वो बिल्कुल उनकी पॉलिसी गलत थी और उनकी वजह से आज हमें फिर एक मैदान जो है वो सजाना पड़ रहा है। ओके, ऑल्सो इसके ऊपर मैं आके वापस बात करना चाहती हूँ, बट एक छोटी सी चीज़ का जवाब दे दीजिएगा। इस तौर पर मेंशन करना फैज़ साहब को, क्या आपको लगता है कि इसकी भी कोई रेलेवेंस है आने वाले दिनों में? उस सिलसिले में भी हम कुछ देख सकते हैं जो तहकीकात हो रही हैं उनके खिलाफ, या फिर ये वैसे ही पूरी सिनेरियो के अंदर उन्होंने, क्योंकि वो सिंबॉलिक उसकी वैल्यू बड़ी थी वो चाय पीने की, तो इसलिए मेंशन कर दिया? वी शुडंट रीड टू मच इनटू इट। देखें पॉलिसीज़ तो जो भी बनती हैं वो गुड फेथ में ही बनती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जान के ये किया होगा, मैं पर्सनली ये नहीं समझता। लेकिन कुछ बुनियादी हकाइक से नज़रें चुराई गई थी, कुछ बुनियादी हकाइक को नज़रअंदाज किया गया था कि जो लोग दहशतगर्द हैं, जिनका काम दहशतगर्दी है, वो जब पाकिस्तान में आएंगे तो क्या करेंगे। और इसको इतना सीरियसली नहीं लिया गया। और सिक्योरिटी के हवाले से जो डिसीजन जनरल बाजवा साहब के हैं, मैं इस हवाले से उनका नाक़िद हूँ। क्योंकि देखें, जो आप अभिनंदन की भी बात करते हैं, तो एक बंदा एक फाइटर जहाज़ लेके पाकिस्तान पे अटैक करता है और उसको आप एक फोन कॉल पे जो है वापस दे देते हैं, तो इससे कमजोरी शो होती है ना। उसी पाकिस्तान ने अब स्टैंड ऑफ में जो रिजल्ट दिए हैं वो सबके सामने है। आसिफ साहब, आपका पॉइंट आ गया। होल्ड ऑन टू दैट थॉट नाउ, बिकॉज़ हम और ज्यादा एवर्ज कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ जरा दूसरी तरफ का ओपिनियन भी इसके ऊपर आ जाए, इसको मजीद आगे बढ़ाते, बट आफ्टर ब्रेक। इसहाक डार साहब ने अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की नरमी की पॉलिसी के ऊपर तनकीद की है। इसी के ऊपर तज्जिया तबसरा हमारा जारी है। फ़खर दुरानी साहब, जो आसिफ बशीर चौधरी साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप उसके ऊपर कुछ राय देना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, देखें इसमें कोई शक नहीं कि ये जो फैसला किया गया था उस टाइम की मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसकी तरफ था, लेकिन उसमें पॉलिटिकल जो सुपरविजन और पॉलिटिकल ओनरशिप के लिए ये मामला इसीलिए फ़ैसला किया गया था कि ये पार्लियामान के सामने रखा जाएगा और पार्लियामेंट में इसके हवाले से बड़ी जो है वो डिस्कशन हुई थी। लेकिन ये जो आसिफ बशीर चौधरी साहब कह रहे थे कि इसके हवाले से ना तो कोई करारदाद मंजूर की गई थी, क्योंकि ये अभी मामला ज़ेरे गौर ही था, और ये जो तालिबान को यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वापस लाने के हवाले से इस पर कोई मंजूरी नहीं दी गई थी, ना उस टाइम की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और ना ही पार्लियामान की तरफ से, क्योंकि ये अभी अंडर डिस्कशन था। इमरान खान की जो हुकूमत थी वो फिर उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद आ गई और वो चली गई। जहाँ तक बात है तालिबान को यहाँ पे बसाने के हवाले से, इसमें जो 2-3 ऐसे जो है वो फैसले किए गए थे। एक तो ये था कि जो हार्ड कोर जो टेररिस्ट थे, जो कि रियासत के ख़िलाफ़ बंदूक और जो असलहा इस्तेमाल करके दहशत गर्दी में इन्वॉल्व थे, उनको तो किसी तौर के ऊपर वापस नहीं लाया जाना था, बल्कि उसके लिए ये मैकेनिज़्म
अज़म तैयार किया जा रहा था कि वो अफ़गानिस्तान के शुमाली इलाका जात में उनको बसाया जाएगा, जो उनकी फैमिलीज़ के हवाले से और जो बिल्कुल जिन्होंने कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ असलहा नहीं उठाया था उसके हवाले से ये था कि कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे और उसमें उनकी जो है वो तरबियत के बाद जो है वो माशरे में उनको दोबारा से वो जो घुलने मिलने के लिए वो वापस किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी। फिर उसके बाद ये फैसला किया गया था अल्टीमेटली कि इस जो पूरा प्रोसेस होगा रिहेबिलिटेशन के हवाले से और रिपेट्रिएशन के हवाले से उसकी सुपरविजन किसको दी जाए, उसमें क्या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को सुपरविजन दी जाए या जो इसमें सिविलियन साइड थी उसको सुपरविजन दी जाए। इस हवाले से डिस्कशन जारी थी और ये भी कहा जा रहा था कि इसमें सिविलियंस को भी इक्वली इन्वॉल्व किया जाए ताकि जिन तालिबान पूरी जो वो प्रोजेक्ट था या फिर जो पॉलिसी थी वो सारी रुक गई थी। इस पर अमल दरामद नहीं हो सका था। उसके ऊपर अमल दरामद ही नहीं हुआ था और ना ही उस पॉलिसी के तहत यहाँ पे तालिबान को वापस लाया गया था। तो ये जो एक तासुर था कि यहाँ पे तालिबान वापस लाए गए थे वो गलत है। ठीक है उमर चीमा साहब। जी बिल्कुल। अच्छा उमर चीमा साहब, सर इस चीज़ के ऊपर ख़ास तौर पे बात कीजिएगा। अभी बात की ब्रेक से पहले आसिफ ने कि आपने कहा पार्लियामेंट ने उस चीज़ की मंजूरी दी, पार्लियामेंटेरियंस ने कोई इसकी मंजूरी नहीं दी। देखिए ये बात दुरुस्त है कि वो पार्लियामेंट में ये मामला आया। पार्लियामेंट से मतलब ये है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में वो उस मीटिंग में ये बात आई। अच्छा अब ये है कि अगर कोई डिफेंस के रिलेटेड कोई सिक्योरिटी के हवाले से कोई इशू होगा तो वो GHQ की तरफ से आएगा ना। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई मीडिया के बारे में लॉ आए तो हमारा ये मुतालबा होता है ना कि हम मीडिया वाले हैं, आप हमारा तो इनपुट लें। तो इस लिहाज से वो डेफिनेटली उधर से आना था। वो पार्लियामेंट ने जिनको कोई उसकी बैकग्राउंड नहीं थी वो उन्होंने तो तैयार नहीं करना था, लेकिन चूंकि आगे इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई तो वो मामला उधर ही रह गया। दूसरा इत्तेफाक की बात है कि उसके बाद भी उस पर अमल होता रहा या उसकी बातें होती नहीं। जिस तरह ये फ़खर ने बात की है, ये जो रिहेबिलिटेशन वाला अमल है ये तो अभी भी चल रहा है। इस पे पहले पाकिस्तान उनको पैसे देने को तैयार था, फिर हमें कोई एक एतमाद नहीं था पूरा कि शायद ये उनके लिए कोई घर बनाएंगे या नहीं। फिर एक थर्ड कंट्री उसमें इन्वॉल्व हुआ। अब उनकी तरफ से उनकी कोई रिहेबिलिटेशन का गजनी का सूबा जो है उसमें कुछ काम हो रहा है। तो और फिर यह है कि इवन जो एक माइनर क्राइम्स में लोग इन्वॉल्व थे उनके लिए भी उसके बाद में कोशिश हुई है कि इनके कबीले इनकी जिम्मेदारी लें। ये मामला उधर रुका नहीं था, ये आज भी उसके बाद भी चलता रहा। और आज मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी कोई कबाहत नहीं थी। अच्छा ये जो बंदे आए हैं ना, ज़्यादा बंदे आए हैं, ये उस टाइम की बात है कि जब ये चाय वाली बातें करते हैं ना कि अभी तो इसहाक डार साहब कह रहे हैं जी चाय पी रहे हैं, तो भाई चाय पी के पहले तो अपने डिप्लोमेट के साथ थे और दूसरा अफगान रजीम आ चुका था, ये जो तालिबान है, तो आप भी तो उन्हीं के साथ डील कर रहे हैं ना। जब ये तालिबान आए हैं तो उधर उनकी जो जेल ब्रेक्स हुए हैं, बहुत सारे लोग जो कि उधर जेलों में बंद थे, जो TTP के भी थे वो भी निकले, उनमें से भी कई ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान में दाखिल हुए। अब यह है कि हमारा पोरस बॉर्डर है, इतना है नहीं है कि लोग किसी ना किसी तरीके से घुस भी आते हैं। नहीं बट एक चीज़ मुझे वाज़ेह कीजिएगा ना, या आसिफ या आप, कि जब आप लोग ये कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस की कंसेंट नहीं थी, जब हमने देखा कि इजलास हुआ इसके लिए ख़ास तौर पर, उसके अंदर तमाम आपकी जो सियासी जमातें थीं वो बैठी, इतना बड़ा उसका हवा बना, अंदर से बाहर जब सारे के सारे पॉलिटिशियंस आए उन्होंने कहा बिल्कुल हम मुतमईन हैं, हम सेटिस्फाइड हैं, जो सारी की सारी प्लानिंग है, जो समत है पाकिस्तान की। हाँ ये इशू ज़रूर था, इसको पार्लियामेंट में क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी से ला के सामने रखा जा रहा, बट उसके ऊपर भी तावील उस वक्त ये दी जाती थी कि जी ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं पॉलिसी के जिसके ऊपर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती, बट हम ऑन बोर्ड हैं। तो फिर ये कैसे पार्लियामेंटेरियंस की और इसहाक डार साहब की भी आशीर्वाद इसमें उस वक्त शामिल ना हुई, ये कैसे हम कह सकते हैं? अलीना पहली बात तो यह है कि ऐसी बात नहीं थी कि पार्लियामेंटेरियंस का कोई कंसेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं था। बहुत सारे लोगों ने बात की, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस मौके पे कोई बोल्ड स्टैंड भी नहीं लेते कि बाद में उन पे जो है फॉल बैक ना उन चीज़ों का। लेकिन उसमें जो सबसे अच्छा बंदा बोला वो बिलावल की स्पीच बड़ी अच्छी थी, और बिलावल ने कहा था कि इसमें जो सिविलियंस हैं इनका, यानी कि आप सिविलियन फेस सामने लाएं, कि आप जो है इनके सिक्योरिटी का फेस नहीं होना चाहिए। हम कुछ जो मामला हैं उसमें जो हमारी पार्लियामानी लोग हैं इनको सामने लेकर आए। लेकिन यह है कि मैंने जिस तरह जिक्र किया कि आगे वो गवर्नमेंट उस टाइम इमरान खान की थी, उधर ये कैबिनेट में मामला गया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाद कैबिनेट के पास गया मामला, उधर फिर जिस तरह मुराद सईद वगैरह लोग हैं
ये उसके मुखालिफ थे, लेकिन ये नहीं था कि उनकी मुखालफत कोई वीटो का दर्जा रख रही थी या कि वो मामला खत्म हो गया था। मैं जरा जल्दी से मजहर अब्बास साहब से भी उनकी आगे नो कॉन्फिडेंस हो गया, तो उसके बाद वो मामला उधर रुक गया। मजहर साहब की मैं जल्दी से एक सेंटेंस में जी फ़खर, बस एक सेंटेंस देखिए, आप कह रही थी ना कि पार्लियामेंट का कंसेंट नहीं था, पार्लियामेंट का बाकायदा कंसेंट था, तमाम सियासी जमातों ने इसकी मंजूरी दी थी, सिर्फ एक शख्स इसके खिलाफ था और वो था मोहसिन दावड़, उन्होंने इसकी मुखालफत की थी, बाकी तमाम सियासी जमातें जो उस टाइम पार्लियामेंट का हिस्सा थी सब ने इसकी मंजूरी दी थी। आई वुड लाइक टू टेक दैट टू आसिफ, लेकिन मजहर अब्बास आपका पॉइंट पहले लेते हैं। मजहर साहब देखिए, मुझे आज भी याद है कि जनरल हमीद गुल से एक मरतबा इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने पहली ब्रीफिंग जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को दी थी जब वो 88 का इलेक्शन जीती थी, और उन्होंने ये भी बताया था कि कराची के घर में उन्होंने ये ब्रीफिंग दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये हमारी अफ़गान पॉलिसी रहेगी। तो ये हमारी अफ़गान पॉलिसी ये रहे, कोई और रहे, कोई और रहे, रिहेबिलिटेशन का मसला हो, ये सारी चीज़ें, इसमें पार्लियामेंट क्या चीज़ है और गवर्नमेंट क्या चीज़ें होती हैं, उनका इनपुट बहुत कम होता है। तो फिर लेकिन असल इम्पॉर्टेंट ये है कि जाहिर है APS के बाद ख़ास तौर पर APS के बाद ये रियलाइजेशन आई थी कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। आपके पहले ये सारा मामला कन्फाइंड था नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, फिर ये नॉन सेटल्ड एरियाज़ में आना शुरू हो गया, फिर इससे कराची अफेक्ट होने लगा, फिर इससे सवात अफेक्ट होने लगा, फिर इससे पेशावर अफेक्ट होने लगा, तो शहरी इलाकों तक बातें पहुँच गई थी, जिसके बाद आपकी पॉलिसी अब ये जो पिछली वो थी जनरल फैज़ थे, क्योंकि एक चेंज आई थी अफ़गानिस्तान में, एक लड़ाई थी, हमें ये लग रहा था कि अमेरिकन के जाने के बाद जो तालिबान हुकूमत बनेगी वो पाकिस्तान फ्रेंडली होगी, विदाउट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान में TTP फैक्टर हो, उसके आउटसोर्स हो, ये सारे लोग ये हैं, कोई एक ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं है, मल्टीपल ग्रुप्स हैं उसमें। तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो मसला है वो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जब आप खारजा पॉलिसी के हवाले से बयान देते हैं, जब आप अफगान पॉलिसी के बयान देते हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट होना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ को उठा के आप आसिफ के पास ले जाते हैं बिकॉज ही डजंट एग्री विद इट। आसिफ प्लीज़ कंक्लूडिंग कमेंट, लेकिन बिल्कुल छोटा सा मुख्तसर। जी देखिए, हम जब दहशतगर्दी की अफगानिस्तान से बात करते हैं तो अभी की डिस्कशन में हम इमरान खान की हुकूमत से इसको लेके चल रहे हैं। आप देखें, इससे बहुत पहले से वो तालिबान हमारे ख़िलाफ़ एक्टिवेट हो चुके थे जो दुश्मन के हाथों में खेल रहे थे। पेशावर में जो बच्चों के स्कूल पे अटैक हुआ था वो 2014 की बात है। अफ़गानिस्तान उस वक्त भी हम उसी वक्त सबूत लेके उसी वक्त हमारी मिलिट्री लीडरशिप गई थी। हमें ये पता था कि वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, उस सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने बारहा सबूत दिए। दो बुनियादी चीज़ों के ऊपर तनकीद हो रही है। एक तो ये वाला पॉइंट कि उस वक्त जिस वक्त ये लीनियंसी की पॉलिसी थी, यानी बाजवा साहब की पॉलिसी थी, इसहाक डार साहब और उनकी पार्टी शामिल थे उस इजलास में, और कहीं ना कहीं ये राय पाई जाती है कि सारी पॉलिटिकल फोर्सेस की कंसेंट थी। फिर आज तनकीद क्यों हो रही है? और दूसरी कि अगर तनकीद कर रहे हैं इसहाक डार साहब, तो वो क्या गैर ज़रूरी तनकीद है? उनको नहीं ये करनी चाहिए थी, उसका बैड इंप्रेशन जाता है, या आपके लिहाज में जिस तरह आप कह रहे हैं कि नहीं सही जाता है, तो कैसे उसको दलील देंगे अपनी? देखें, पार्लियामान में अक्सरियत चाहे किसी भी जमात की हो, पार्लियामेंट के सामने जो मामलात रखे जाते हैं वो इतने सादा रखे जाते हैं, वो इतने इस तरह के रखे जाते हैं कि उसमें तो इख्तलाफ की गुंजाइश ही नहीं होती। वो तो बड़े ऑब्वियस सी चीज़ें होती हैं। जो डिटेल में पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन होती है, असल काम वहाँ पे होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पार्लियामान ने तो कभी भी किसी ऐसे इक़दाम की इजाज़त नहीं दी कि कोई मिलिटेंट्स अगर पाकिस्तान आना चाह रहे हैं या उनके रिहेबिलिटेशन, हाँ ये हो सकता है कि उनकी फैमिलीज़ के लिए कहा गया होगी, उनको फैसिलिटेट करें, लेकिन पार्लियामेंट ने कभी भी इन बातों की मंजूरी नहीं दी। तो सर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं इसहाक डार साहब ये वाला जुमला जो सुनाना चाह रहे हैं वो किसी और को सुनाना चाह रहे हैं? फिर बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पे आयद होती है जिन्होंने पार्लियामेंट में भी उस वक्त जाके झूठ बोला था, जिन्होंने बॉर्डर को इतना सॉफ्ट किया कि जिनको पता था कि कौन लोग आ रहे हैं, और फिर पहले से वो सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। ये अचानक नहीं हुआ।
कि फॉल आउट हुआ और हमें अचानक पता चला कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर अटैक इससे पहले से हो रहे थे, बड़े डेडली अटैक हुए थे, हमारे बच्चे उसमें जाने दे रहे थे, हमारे ऊपर हर शहर के अंदर अटैक हो रहे थे और अफगानिस्तान के अंदर बैठ के वो लोग कर रहे थे। सो दैट उन लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने उस तरीके से अदा नहीं की। अगर की होती तो ये 6000 जो जंगजू इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 1100 लोगों की जान भी ली गई है पिछले एक साल में। इसी तरह हर साल हम अपने जवानों की, अपने शहरियों की कुर्बानियां दे रहे हैं। ये आज जो हम उसको काट रहे हैं कि आसिफ बशीर चौधरी साहब अग्री करते हैं, साथ बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमारे पैनल की अक्सरियत इस बात से इख्तलाफ करती है। वो समझते हैं कि नहीं जी, इसहाकडार साहब जो बयान दे रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि आज की भी जो पॉलिसी है उसमें मज़ीद वजाहत आनी चाहिए। विद दैट एक छोटी सी ब्रेक, यूट्यूब से वारुक के साथ वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मलिक साहब, एक वाक़या हुआ है बड़ा अजीबोगरीब सा कराची में, जिससे मुतालिक आपसे सवाल हो रहा है। एक रेस्टोरेंट में गए एक शख्स, शलवार कमीज़ वो पहने हुए थे। रेस्टोरेंट वाले ने ये कहा कि चीप ड्रेस आपने पहना हुआ है और उनका दाखिला ममनू कर दिया रेस्टोरेंट के अंदर। इसके ऊपर कंज्यूमर कोर्ट तो गए शहरी, लेकिन क्या आपके ख्याल में शलवार कमीज़ पर पाबंदी या इसकी बुनियाद पर दाखिला ममनू कर देना दुरुस्त इक़दाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि देखें, क्लब्स जो होते हैं ना, क्लब तो होते हैं प्राइवेट क्लब्स होते हैं, उनके अपने ड्रेस कोड होते हैं। बहुत से क्लब्स हैं कराची में जिनके अपने ड्रेस कोड हैं, लेकिन रेस्टोरेंट पाबंदी नहीं लगा सकता। और वैसे भी अगर शलवार कमीज़ आपका नेशनल ड्रेस है, ये तो कह सकते हैं आप कि अगर आप स्लीपर्स पहन कर आ गए, अगर आपने सैंडल नहीं पहनी हुई है, ये सब चीज़ें, इवन वो भी रेस्टोरेंट नहीं कह सकता, क्लब में है ये पाबंदी। वैसे कई रेस्टोरेंट्स की भी होते हैं ना, SOPs होते हैं कि अच्छे बड़े रेस्टोरेंट्स की फाइन डाइनिंग वाले कि आप जूते पहने होने चाहिए। टाइमिंग एक अलग चीज़ है। आप फाइन डाइनिंग होती है ना जहाँ पर, वहाँ पर ये होते हैं जूते पहन लें या आपने वेस्ट कोट या कोट ऊपर पहना हो, इस तरह से कुछ होता है। देखिए, इवन देन मैं फिर ये कहूँगा हो सकता है, लेकिन मेरे अपने उससे कि रेस्टोरेंट प्राइवेट वो जगह नहीं होती, रेस्टोरेंट पब्लिक प्लेस होती है। रेस्टोरेंट में आप नहीं रोक सकते किसी को इस तरीके से। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वाक़या क्या हुआ था, ऐन मुमकिन है कि वो शलवार कमीज़ पे एतराज़ ना हो, वो चप्पल पहन के आया हूँ, इस चीज़ पर भी। असल चीज़ ये कि एक आदमी का बिहेवियर की बुनियाद पे तो आप किसी को वो कर सकते हैं, रेस्टोरेंट से निकाल सकते हैं, कोई मिसबिहेव करे, कोई बदतमीज़ी करे, लेकिन एक आदमी अगर शलवार कमीज़, फिर आपका शलवार कमीज़ नेशनल ड्रेस क्यों है? अगर शलवार कमीज़ इज़ अ चीप ड्रेस, फिर वो उसका नेशनल ड्रेस कैसे है? तो ये तो उसने बिल्कुल, अगर ये बात की है, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता हुआ, रिपोर्ट ये हो रही है, हम इस तरह से करके इसको रिपोर्ट ये हो रहा है। तो अगर उसने एग्जैक्टली ये जुमला कहा है तो वो काबिल एतराज़ जुमला है, और इस पर रेस्टोरेंट से पूछना चाहिए कि क्या आपका कोई ऐसा इस तरह का ड्रेस कोड है। रेस्टोरेंट, मेरे नुक्ते नज़र से रेस्टोरेंट के ड्रेस कोड नहीं होते, क्लब्स के ड्रेस कोड होते हैं। लिहाजा ये जो अगर हुआ है वाक़या, तो इस वाक़े की सरजनिश होनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। एक कौमी लिबास को आप इस तरीके से डिग्रेड नहीं कर सकते। ठीक है। वैसे मैं काफ़ी रेस्टोरेंट्स में जाती हुई हूँ और मालूम भी है जहाँ पर ड्रेस कोड होते हैं, लेकिन उन्होंने बाहर लगाया होता है क्लियरली। बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ पर कराची में ही, उन्होंने पूरी इतना बड़ा सा लगाया हुआ है कि स्लीपर्स नॉट अलाउड, इस तरह के जूते नहीं आप कर सकते, या शॉर्ट्स नॉट अलाउड। लेकिन चीप कहना शलवार कमीज़ को, वो बहुत मायूब है, जिस तरह से मज़हर साहब कह रहे हैं। थैंक यू सो मच मज़हर साहब। अगला सवाल उमर चीमा साहब के लिए। चीमा साहब, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। शायद कोयटा से लाहौर जाने वाली बसों से 9 मुसाफिरों को उतार कर कत्ल कर दिया गया है। सर, पे दर पे इस नौइयत के वाक़यात हो रहे हैं और यहीं पर हो रहे हैं बलूचिस्तान में। ऐसे वाक़यात होने की वजह क्या है? अलीना, इसकी वजह तो मैं तो यही समझ पाया हूँ कि अभी तक हम उधर इंसर्जेंसी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और सियासी लोग भी ये बात करते पाए जाते हैं कि इसका कुछ सियासी हल होना चाहिए, लेकिन मैं आज तक जिससे भी मिला हूँ, मेरे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला कि जिसके पास कोई सियासी हल हो। बेसिकली इधर दोनों चीज़ें चलनी चाहिए। इधर इनके खिलाफ सख्त एक्शन भी होना चाहिए। पहले तो आप उनको इस पोजीशन पर लाएं कि जिधर उन्हें लगे कि मुज़ाकरात के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। वो अगर आप करते नहीं हैं, तो जो एक गन के जरिए, गन के जोर पे अपने आप को चौधरी अपने इलाके का, वो अपने आप को एम्पावर फील करता है, वो आपके साथ मुज़ाकरात करके वो हथियार क्यों फेंकेगा? तो लिहाजा एक तो उसके लिए ज़मीन जब तक आप तंग नहीं करेंगे, उसके लिए ऑप्शन महदूद नहीं होंगे, कम नहीं होंगे, वो आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि हमें ये जो लोग हैं, इनकी भी
स्टोरीज चलनी चाहिए कि ये कौन लोग थे, ये जो बार बार उनके बारे में कुछ झूठे इल्ज़ाम लगा के कि ये जासूस हैं, फलां हैं, इस तरीके से वो साथ एक नस्ली बुनियादों पे एक नफरत फैला रहे हैं, इसका सिलसिला रुकना चाहिए। ठीक है जी चीमा साहब, विद दैट एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हालात सामने रखेंगे। वेलकम बैक। आसिफ रशीद चौधरी साहब, आपसे सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सवाल हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में खासकर बड़ा तवज्जो का बरकस बना हुआ है महाज, बड़े जोड़ तोड़ हो रहे हैं, हम देख रहे हैं मुलाकातें भी हो रही हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIFA, तहरीक इंसाफ के मुकाबले के लिए आपस में कुछ सेटलमेंट की खबरें भी आ रही हैं, कोशिशें कर रही हैं। क्या सेनेट इलेक्शन आइंदा KP की सियासी सूरत हाल के लिए फैसला कुन बनता देख रहे हैं, या कोई यहाँ पर सरप्राइज एक्सपेक्ट करें आप आने वाले इलेक्शंस में? जी देखें, सेनेट का जो इलेक्शन है वो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, KPK का जो आइंदा का सियासी मंजरनामा होगा उस पर अभी जो इत्तेहाद बनेगा वो बड़ा अहम होगा। और हमारी जो इतलात है उसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, इनको के मुश्तरका इलेक्शन लड़ने का जो है वो चांस है, क्योंकि वहाँ पे अपोजिशन की 5 नशिस्तों के लिए 3 नशिस्तों पर मौलाना को देने पर आमादगी बड़ी जमातें जाहिर कर रही हैं, क्योंकि मौलाना इस सारे मामले में एक मरतबा फिर बुनियादी और तवज्जो का मरकज़ बन चुके हैं। अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वफ्द उनसे मिल के यहाँ से उनकी रिहाइशगाह से गया। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के आला क़यादत भी उनसे मिल चुकी है और ये मुलाकातों का सिलसिला पिछले चंद दिनों से तसलसल के साथ जारी है। मौलाना ने ये सबको ये बावर कराया है कि गुज़श्ता इंतखाबात में उनको उनका जो ड्यू हिस्सा था वो नहीं मिल सका, वो उस तरीके से कंपेन नहीं चला सके, उनके ऊपर अटैक हो रहे थे। और फिर उन्होंने जो है पिछले सेटअप को हटाने के हवाले से जो इत्तेहाद था की बातचीत भी की। अब मौलाना को इसलिए भी बड़ी जमातें जो हैं वो थोड़ा फ़ायदा देना चाह रही हैं कि अगर KP में बाद में तब्दीली लाने का कोई प्लान बने तो उसमें भी मौलाना फजलुर रहमान का बुनियादी किरदार होगा, क्योंकि उस सूबे में अवामी सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ग्रास रूट लेवल पे जो जमात मौजूद है वो भी मौलाना फजलुर रहमान की है। तो मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से ये खबर मैं आपको बता दूं कि 3 नशिस्तों का उनसे वादा करने की हमारे पास इतलात हैं, और अगर वो 3 नशिस्तें सेनेट में हासिल करते हैं अपनी मौजूदा अददी जो उनकी कैफियत है, तो ये उनके पार्ट पर एक बड़ी कामयाबी होगी। और इम्कान यही है कि आने वाले दिनों में KP में जो सूबाई असम्बली है उसमें भी शायद अपोजिशन की ये सारी जमातें मुत्तफिका तौर पे चलेंगी, मुश्तरका तौर पे चलेंगी। एक चीज़, लेकिन कौमी असम्बली के मामले के ऊपर तो वो जो रिजर्व सीट्स का मामला है वो नून लीग ने चैलेंज किया हुआ मौलाना के खिलाफ कि उनको आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सीट ज़्यादा क्यों दे रहे हैं और हमें क्यों कम दे रहे हैं, सीट्स तो दोनों की जो जीती थी वो बराबर है। तो वहाँ बैड ब्लड तो नहीं है। मामला जी देखें, ये एक टेक्निकल मामला था जिसको मुस्लिम लीग नून अदालत में लेके गई है, लेकिन अगर सूबे में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश होगी या मरकज़ में मौलाना हुकूमत के साथ बैठते हैं तो उस सूरत में उनके साथ बड़ी जमातें कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मौलाना अपोजिशन के वो लीडर हैं जो हुकूमत के लिए वाकई में मुश्किलात और क्राइसिस लाइक सिचुएशन पैदा करने की कैपेबिलिटी। वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अब आगे क्या होता है। आसिफ रशीद चौधरी साहब ने खबर भी दी है हमें, उनकी खबर के मुताबिक मौलाना साहब को 3 सेनेट की ऑफर हुई है अगर वो इत्तेहाद बनाते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ। चलें जी आगे बढ़ते हैं। फ़खर दुरानी साहब, आपसे सवाल हो रहा है मुल्क की सियासत से मुतल्लिक। कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने की खबर के बाद से हुकूमती अरकान के बयानात सामने आ रहे हैं। तलाल चौधरी साहब का हालिया बयान जिसमें वो कहते हैं कि सियासत की इजाज़त है, इंतशार फैलाने की नहीं, कोई इंतशार फैलाने आएगा तो 26 नवंबर से ज़्यादा उनके ऊपर सख्ती से पेश आएंगे। क्या इस तरह के बयानात हुकूमत के लिए नुकसानदेह? शुक्रिया अलीना। देखें, इस तरह के बयानात हुकूमत के लिए नुकसानदेह तो नहीं है, लेकिन कासिम या सुलेमान या कोई भी जो पाकिस्तान का शहरी है उसको आईन पाकिस्तान ये इजाज़त देता है फ्रीडम ऑफ असम्बली की भी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी। वो अगर कोई यहाँ पे आके अपने वालिद की रिहाई के हवाले से कोई पुरअमन और इस हवाले से कोई रैली निकालते हैं या कोई एहतजाज भी पुरअमन तौर के ऊपर वो मुनक़िद करते हैं तो ये उसका उनको राइट है। और हुकूमत की तरफ से ये इस तरह की जो धमकी है ये मैं समझता हूँ एक सियासी बयान से ज़्यादा
ज़्यादा नहीं है और ये इस तरह की हुकूमतें हमेशा करती हैं, पहले से ही कम से कम जो अटेंडेंस है उसको इंश्योर करने के लिए लोगों को डरा धमका के। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी बड़ी जो हुकूमत को इस तरह का क्रैकडाउन करेगी। सर बट हुकूमत का ये कहना कि अगर इमरान खान के बेटे, जिनसे बाय द वे उनकी फ़ोन पे भी रिपोर्टेडली वो बात नहीं करवाई जा रही है, वो आएंगे तो हुकूमत उनको गिरफ्तार करेगी, ये इंटरनेशनल मीडिया में भी टेकअप हुआ है क्योंकि उनकी जो वालदा हैं जमाइमा, उन्होंने भी इस मामले को उठाया है। ये हुकूमत का इंप्रेशन बुरा नहीं पड़ेगा? इसमें कोई शक नहीं, ये इस हवाले से ये जो बयान दिया गया था उनको अरेस्ट करने के हवाले से, लेकिन वो कंडीशनल था, उसको मेरा ख्याल है वो फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके वो किया गया, रिपोर्ट किया गया। उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा था कि अगर वायलेंट हुआ तो तब उनको अरेस्ट किया जाएगा। खानजादा साहब के शो में गालिबन जुनैद साहब से बात करते हुए देखें, इसमें अरेस्ट करने के हवाले से ये जो भी कोई इस तरह की हुकूमत कार्रवाई करेगी वो वाकई में इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कोई जीनत बनेगी। लेकिन वही है, पहली बात तो ये है कि सलमान और कासिम क्या पाकिस्तान आएंगे भी या नहीं आएंगे, उसके लिए क्योंकि वो ड्यूल नेशनल ज़रूर हैं, लेकिन क्या वो उनका नाइकॉप है पाकिस्तान का या नहीं है, तो फिर वीज़ा के लिए अप्लाई किया है क्योंकि अभी दिन तो बड़े कम रह गए हैं। तो इस वजह से मेरे सवाल करने का मकसद ये था, मैं जानना चाह रही थी कि वो आते नहीं आते वो तो एक अलग बात ना, लेकिन हुकूमत आने से पहले ही उनको ये जो बातें कर रही है, धमकियां दे रही है, क्या इसमें जो कोई हिकमत हो सकती है? क्या आने से उनको रोक लेगी हुकूमत? अपेरेंटली तो इसलिए जा सकता है, या फिर ये उनके गले पड़ जाएगा और उनका इंप्रेशन जो है वो दुनिया में बड़ा बुरा जाएगा। टाइम हमारे पास लेकिन ख़त्म हो गया इस सवाल के लिए, मुझे बार बार क्लोज करने का कहा जा रहा है, सो इजाज़त चाहेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।